ये समाजवाद और की विचारधारा और मार्क्सवाद उसके अंदर के डर को दूर कर देता है, उसके अंदर के भय को दूर कर देता है। और जैसा कि वाण भट्ट ने कहा था, वाण भट्ट की आत्मकथा में पढ़ेंगे आप कि वाण भट्ट ने ये कहा था कि सत्य के लिए किसी से मत डरो, मित्र से भी नहीं, पिता से भी नहीं और ईश्वर से भी नहीं। तो जब उसके पास सत्य होता है उसके अंदर से डर गायब हो जाता है। ऐसी अनगिनत कहानियां, कितनी कहानियां हम आपके बीच में रखे। मैं केवल 2-3 नाम आपके बीच में रखता हूं। एक थी रोजा लग्जमबर्ग, जिन्हें फासिस्टों ने मार डाला और उनके मारे जाने की खबर भी वर्षों बाद उनके स्केलेटन को, उनके ढांचे को निकालकर देखने के बाद मिली, क्योंकि वो उनके एक पांव में विकलांगता थी। लेकिन रोजा लग्जमबर्ग वो थी जिन्होंने सोवियत क्रांति के उन दिनों से लेके बाद तक पूरे दुनिया भर के कम्युनिस्ट आंदोलन को और खासतौर से महिलाओं को मजदूर आंदोलन के साथ जोड़ने में एक बड़ी विचारक की भी और एक्टिविस्ट की भी भूमिका निभाई थी। उनकी हत्या किए जाने के वक्त उनको जो यातनाएं दी गई, उसके जो रिकॉर्ड निकल कर आए, यातना देने वाले ने जो रिकॉर्ड दिए, उसमें क्या कहा उसने कहा कि वो आखिरी वक्त तक गिड़गिड़ाने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरी वक्त तक उसको ये मौका दिया गया था कि वो अपनी विचारधारा को छोड़ दें और यहाँ पर बस जाए। वो किसी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं थी। अकेले में है, कौन देख रहा है उस वक्त। लेकिन ये विचार है जो ऐसा मनुष्य बनाता है जिसमें डर खत्म हो जाता है। चे गुवेरा को जिसने गोली मारी थी, बाद में उसकी आंख में मोतियाबिंद हो गया और वो चे गुवेरा द्वारा आजाद कराए गए क्यूबा में के हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए आया। उस वक्त उसने इंटरव्यू दिया कि जब मैं चे गुवेरा को जब पकड़ के एक कमरे में डाल दिया गया था, कोठरी में, उस वक्त उसको गोली मारने के लिए भेजा गया। तो जब वो गोली मारने के लिए पहुंचा तो उसके हाथ कांपने लगे चे को देख के। तब चे ने क्या कहा उससे? चे ने कहा कि डर क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो, बी ए मैन, आदमी बनो, गोली मारो। तुम व्यक्ति को मार सकते हो इस गोली से, लेकिन उसके विचार को नहीं मार सकते। ये सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य इस विश्वास को जन्म देती है जिसकी वजह से डर नहीं लगता। एंटोनी ग्राम्सी मार्क्सवादी विचारधारा में, मार्क्सवादी सूत्रीकरण में गजब का योगदान देने वाले दार्शनिक थे। 9.5 साल तक जेल में रहे। वो शरीर से विकलांग भी थे। ऐसी कोई यातना नहीं थी जो उनको नहीं दी गई। लेकिन उस जेल की दौर में भी, यातना के दौरान भी वो अपनी किताबें लिखते रहे। उनकी प्रिजन नोटबुक आज भी मार्क्सवादी क्लासिक्स में से एक है जो तमाम सारे तथ्यों को खोलती है। उनकी द प्रिंस, जो कूट भाषा में लिखी गई एक किताब है, जो पूरी की वो उन तमाम सारी पहेलियों को हल करती है जो सत्ता में आने के बाद किस तरीके से लोगों के विचार ढालने के लिए या लोगों को उसके मुताबिक ढालने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऐसे अनेक सवाल हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी वो फांसी के तख्ते से किताब, जूलियस फ्यूचिक। वो यातना, सुबह नाश्ते के बाद उसको ले जाया जाता है यातना गृह में, जहां उसको दिन भर यातनाएं दी जाती हैं। कभी नाखून उखाड़े जाते हैं, कभी हड्डी तोड़ी जाती है, कभी उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। उसके बाद फिर वो लौट कर आता है। उसके बाद सिगरेट के डिब्बे की जो फ्लॉपी होती है, उस फ्लॉपी पर किसी और टुकड़े पर किसी चीज़ से लिख कर वो उस जेल में भी अपनी डायरी को लिख रहा है। और उसकी डायरी का एक भी पन्ना, एक भी वाक्य, जूलियस फ्यूचिक मारे गए थे जेल में, उनकी डायरी का एक भी पन्ना, एक भी वाक्य निराशा या हताशा का बोध नहीं देता। ये वो विचार है जो निडर बनाता है, एक नया मनुष्य ढालता है जो इसलिए नहीं डरता। भारत में जितने कॉमरेड्स हैं उतनी ही कहानियां हैं, इसलिए मैं उनको सुनाना नहीं चाहूंगा। लेकिन फिर भी भगत सिंह से लेकर कम्युनिस्ट आंदोलन के नेताओं में, और जब हम नेताओं की बात करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक के नेताओं की बातचीत करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। इन सारे नेताओं के जीवन, आचरण और बर्ताव इसके उदाहरण हैं कि समाजवाद और उसकी विचारधारा
किस तरीके के मनुष्य ढालती है। आज ही अभी इस लाइव के बाद मैं फेसबुक पर अपनी टाइमलाइन पर कॉमरेड आरबी मोरे का एक संस्मरण पोस्ट करने वाला हूं। कॉमरेड आरबी मोरे वो कॉमरेड थे जो कॉमरेड श्यामराव परोलेकर, गोदावरी परोलेकर के साथ बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन के न केवल महत्वपूर्ण हिस्से थे, बल्कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब नाम का संबोधन देने वाले आरबी मोरे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, सीपीएम के भी बड़े नेता रहे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में किस तरीके से जीवन काटा है अपने परिवार के साथ, इस पर उनकी एक आत्मकथा है जिसका मराठी से हिंदी अनुवाद कॉमरेड संध्या शैली ने किया है और हमें उम्मीद है कि कुछ महीने में वो छपकर आ जाएगी। उसका एक संस्करण हम साबित करेंगे किस तरीके के मनुष्य ढाल रहा है वो। पढ़िएगा उसको, क्योंकि उसको बोलना बहुत डिफिकल्ट है। मैं अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं कि किस तरीके के मनुष्य न केवल ढलते हैं, बल्कि उनके बारे में किस तरीके से जनता के अंदर भी परसेप्शन बनता है। ये हमारी महानता नहीं है मित्रों, ये हमारी परंपरा और विरासत की कमाई है कि लोग जब हमारे बारे में बात करते हैं तो आश्वस्ति के साथ बात करते हैं। हमारा बड़े से बड़ा विरोधी भी पूरी आश्वस्ति के साथ कहता है कि नहीं, बेईमान तो नहीं हो सकते, घटियाई तो नहीं कर सकते, कायरता तो नहीं, बीच में छोड़ के तो नहीं जाएंगे, कामरेडों की ये खास बात है। ये हमारी अर्जित पूंजी है, कमाई है। ये हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों के जीवन द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण हैं जिनकी ये कमाई है। इसके 2 उदाहरण मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं। 70s की बात है, 70 के दशक की। हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज ग्वालियर। मन में आज भी वही कॉलेज है और हम कॉलेज से बाहर निकले नहीं। तो वहां के छात्र संघ चुनाव के लिए कैंपेन चल रहा था। हमारा पैनल जीतता था, वहां पर पूरा पैनल जीतता था। कॉमरेड शैलेंद्र शैली वहां के प्रेसिडेंट रहे थे जब इमरजेंसी से निकल के आए। तो इमरजेंसी के पहले से भी 1972 में भी वहाँ के छात्र संघ में हम लोग थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो लड़कियां वहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम हुआ करता था। उस गर्ल्स कॉमन रूम में लड़कियां जो है वो कॉमरेड शैली को ले गई कि आप अलग अलग जाके क्लास में जो मीटिंग ले रहे हैं, हमारे यहाँ भी ब्रेक है, हमारी गर्ल्स कॉमन रूम में आके भी आप मीटिंग लीजिए। पहुंच गए वो। हमारे जो प्रतिद्वंदी थे वो प्रतिद्वंदी तुरंत प्रिंसिपल साहब के पास गए और उनसे कहा कि ये तो गलत बात हो रही है, गर्ल्स कॉमन रूम में लड़के पहुंचे हुए। कॉमरेड शैली थे अकेले वहां। तो प्रिंसिपल साहब भी लपक के थोड़े ज्यादा ही तेज कदमों से चलते हुए गए उनके, हालांकि उनके ऑफिस के ठीक ऊपर वाली बिल्डिंग में था वो, लेकिन वो जीने वीने सीढ़ियां वीढ़ा चढ़ के बड़े लपक के पहुंचे और उनको लगा कि आज तो डांटने का मौका मिल गया कामरेडों को। जैसे ही वो घुसे और उन्होंने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तो वहां की लड़कियां ये बोली कि क्यों, इसमें क्या गलत है। तो प्रिंसिपल साहब की घिग्गी बन गई, क्योंकि उनको लगा कि शैली घुसे होंगे, लेकिन वो तो लड़कियों ने कहा कि हमने बुलाया इनको। तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आपको मालूम नहीं है, गर्ल्स कॉमन रूम में लड़कों के आने की मनाही है। लड़कियों ने जो जवाब दिया जोरदार था। वो ये बोली, ये एसएफआई वाले हैं, ये आम लड़के नहीं है। ये अगर हमारे कॉमन रूम में आएंगे तो हमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित और सेफ महसूस करते हैं। ये एसएफआई के लोग हैं। ये जो आम परसेप्शन बना, हमारे भोपाल की एक लेखिका, कवि और साहित्यकार हैं, पार्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, मित्र हैं, हमदर्द हैं, शुभाकांक्षी हैं।
एक बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये पोस्ट किया कि अगर मैं रात के 1 बजे किसी जगह पर फंस जाती हूं और मुझे 3 विकल्प मौजूद होते हैं, जिसमें एक भाजपाई है, एक कांग्रेसी है और एक पुलिस वाला है, और चौथा विकल्प एक कामरेड है जिससे मैं परिचित नहीं हूं, तो मैं परिचित भाजपाई या कांग्रेसी या पुलिस वाले के साथ जाने की तुलना में उस अपरिचित कामरेड के साथ घर जाना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे इस बात की आश्वस्ति है कि वो भले ही परिचित हो या ना हो, लेकिन अगर कामरेड है तो मुझे सुरक्षित घर पहुंचा जाएगा। ये परसेप्शन कैसे बनता है? मेरी या मेरे समकालीन लोगों की महानता से नहीं बनता। ये परसेप्शन बनता है उस काम से जिस काम को करते करते, जिन मूल्यों को विकसित करने के लिए लड़ते लड़ते इस देश के कम्युनिस्ट आंदोलन की पीढ़ियों ने अपनी योगदान दिया। यह परसेप्शन बनता है पूरी दुनिया भर में समाजवाद को कायम करने के बाद स्त्रियों के प्रति, स्त्री पुरुष के संबंधों के प्रति, इंसानों के प्रति बर्ताव के प्रति जो युगांतरकारी योगदान दिया है, उससे बनता है। यह विचारधारा एक नए तरीके का मनुष्य बना देती है। जब समाजवाद का विचार ही नए तरीके के मनुष्य बना देता है, तो समाजवाद को जब वाकई में काम करने का मौका मिलता है तो क्या करता है? हम जब छोटे थे, विद्यार्थी आंदोलन में थे, तो हम जिस पार्टी ऑफिस को सेंटर बना के काम किया करते थे, हमारे नेता थे कॉमरेड मोतीलाल शर्मा। हमारे उस ऑफिस में 2-3 होल टाइमर्स हुआ करते थे उस जिले में। उस वक्त क्या वेज मिलती होगी उस वक्त सोचा जा सकता है, जब आज की वेज ही हम बताने में बहुत संकोच महसूस करते हैं। मुझे याद है हमारे 3 मजदूर हुआ करते थे। एक थे नारद लाल, साइकिल पे चलते थे और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के डिपो में कारपेंटर की नौकरी पर थे। क्या तनख्वाह मिलती होगी? एक थे कॉमरेड पृथ्वी सिंह, वो भी एमपी एसआरटीसी में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में मजदूर के रूप में काम करते थे, छोटे से थे, सरदार जी थे। एक थे कॉमरेड नारायण सिंह जो सिमको में काम करते थे। उनका, इन पृथ्वी सिंह जी को छोड़ के बाकी इन दोनों लोगों का भरा पूरा परिवार था, भारी जिम्मेदारियां भी थी उनकी। लेकिन मुझे आज भी याद है कि इस इलाके में प्रचलन है दीपावली पर नए कपड़े बनवाने का। मुझे आज भी याद है कि नारद लाल जी, कॉमरेड नारद, और जो इसलिए मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कॉमरेड नारद उस वक्त जब हम नहीं जानते थे कि अखबार क्या होता है और पार्टी क्या होती है, उस जमाने में हमारे घर में रात में दरवाजे के नीचे से स्वाधीनता सरका के आया करते थे। हमारे पिताजी उसके ग्राहक थे। वो नारद लाल, वो पृथ्वी सिंह और वो नारायण सिंह, सिमको कहते थे हम उनको, ये तीनों लोग दिवाली पे जब भी खरीदारी करने के लिए जाते थे, शॉपिंग करने के बाद, अगर उसको शॉपिंग कहा जा सकता है, तो घर के लिए कपड़े खरीदने के बाद सबसे पहले पार्टी ऑफिस आते थे और होल टाइमर्स को कपड़े दे गए। उनकी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिजनों के लिए अगर ये त्योहार है तो ये त्योहार पर कपड़े इनके लिए भी बनने चाहिए। उससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी उनके। ये विचार इस तरीके की रिश्तेदारी पैदा करता है। ये विचार दूसरे के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है, और ये विचार जब सत्ता में आता है तो मनुष्यता के रूप को बदल देता है। असल बात क्या है? आखिरी में, आखिरी से पहले असल बात यह है कि अगर ब्रॉडली सोचा जाए तो असल बात यह है कि समाजवाद या मार्क्सवाद कोई नया मनुष्य नहीं बनाता। ये जो असली मनुष्य है, उस असली मनुष्य के दिमाग पर, उसके जीवन पर ये जो जकड़ने आ गई हैं, कभी सामंतवाद के रूप में, कभी पूंजीवाद के रूप में, ये जो वर्ग विभाजित समाज ने
उस मनुष्य को जितना कुरूप और नए तरीके का बना दिया है, सोच में भी और जीवन में भी, जीवन शैली में भी, रवैये में भी, उसको दूर करता है, उसको उन जकड़न और बेड़ियों से आजाद कराता है, उसे समाज से काटकर निर्लिप्त और आत्ममुखी बनाने की जो कोशिश करता है वर्ग विभाजित समाज, चाहे वो सामंतवाद हो या उससे भी ज्यादा घटिया तरीके से जो पूंजीवाद करता है, इस से उसको मुक्त कराता है। तो एक तरीके से ये केवल सामाजिक या आर्थिक मुक्ति का ही दर्शन नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के मनुष्यत्व की मुक्ति का भी दर्शन है। अपार तरीके की क्षमताएं खोल देता है। अब कोई सोच सकता है कि एक बढ़ई, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी शायद वो कहानी, मैं आपको याद दिला दूं, ख्रुश्चेव सैद्धांतिक रूप से भले आदमी नहीं थे, लेकिन सोवियत संघ के महामंत्री थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। जब वो भारत के दौरे पर आए तो भिलाई स्टील प्लांट सोवियत यूनियन की मदद से मिला था। पब्लिक सेक्टर में ढांचा तैयार करने में समाजवाद ने बहुत मदद की, हमारे दूसरे वक्ता बोलेंगे। तो वो भिलाई स्टील प्लांट के दौरे पर आए। एक मजदूर रंदा लगा रहा था, कारपेंट्री कर रहा था, शायद उससे ठीक नहीं हो पा रहा होगा काम। तो ख्रुश्चेव जब राउंड लगा रहे थे तो ख्रुश्चेव ने उसके हाथ से वो रंदा लिया, हमारे यहाँ उसको रंदा कहते हैं, बाकी जगह कुछ और कहते होंगे, लकड़ी को छीलने वाला यंत्र, तब हाथ से काम होता था। और उन्होंने उसको देखकर एक रंदे में उसको समतल कर दिया। और उसके बाद जो प्रेस के लोग चल रहे थे उनसे ये कहा कि मैं भी बढ़ ही रहा हूं, मेरा बाप भी बढ़ई था। ये एक बढ़ई को दुनिया का सबसे ताकतवर देश का प्रधानमंत्री बनाने और नेता बनाने की क्षमता रखता है। ये एक मोची के बेटे जोसेफ स्टालिन को इतना ताकतवर नेता बनाने की क्षमता रखता है कि वो न केवल दर्शन और विचार पर नए तरीके से, सरल तरीके से अपनी बात को कहें, बल्कि दुनिया को खतरे से बाहर लेकर आए और हिटलर को पराजित करने वाली सेना की अगुवाई करें। ऐसी अनगिनत गाथा है। अभी आजकल फासिज्म का दौर चल रहा है, हमारे मित्र लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब फासिज्म पर बहस का दौर चल रहा है, टू बी प्रिसाइज। हमारे दोस्त लोग पढ़ रहे होंगे। फासिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया भर की जनता को एकजुट करने की जो नीति लेकर आए थे, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता थे, उनका नाम था जॉर्जी दिमित्रोव, बल्गारिया के थे, कंपोजिटर थे अखबार में। क्या वर्ग विभाजित समाज कभी इस तरीके के मेहनतकश लोगों को बढ़ने का मौका देता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर उनकी ताकतें अनलीश हो जाएंगी, अगर उनकी क्षमताएं बाहर निकल आएंगी, तो उनका राज कैसे चलेगा। इसलिए वो उनको दोयम बना के रखता है, तोड़ के रखता है। और यही वो गंभीर सवाल है जिसे मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि ये जो सोशल एलिनेशन हो जाता है, सामाजिक अलगाव हो जाता है, वो केवल रखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये रख भी जाते हैं मेहनतकश लोग। ये क्यों होता है? मैं निजी रूप से बहुत पीड़ित महसूस किया उस महापलायन के दौर में, जब बेंगलुरु से, हैदराबाद से, चेन्नई से लोग पैदल पैदल अपने बच्चों सहित 40-40, 45-45 किलोमीटर की गठरी सिर पर उठाए हुए पैदल पैदल चले जा रहे थे, सिर झुकाए हुए, अपनी नियति मानकर। उन्हें जब राहत की कोई चीजें दी जाती थी तो वो बड़े निर्लिप्त भाव से देखते थे। कुछ लोगों के चेहरे पर थैंक्स भी आता था, निष्ठुर नहीं थे, लेकिन आक्रोश नहीं आता था कि कैसे नहीं चलेगी रेल, हमारा देश है, कैसे नहीं मिलेगी सहायता। क्यों नहीं आता था? व्यवस्था उन्हें तोड़ के रखती है, उन्हें पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया। उनकी मानसिक चेतना में एक एलिनेशन, एक निराशा पैदा कर दी जाती है। मार्क्स ने इसकी बड़ी जोरदार व्याख्या की थी। मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया था, सोशल एलिनेशन की थ्योरी क्या है, थीसिस क्या है। और यह सामाजिक अलगाव का जो सिद्धांत था, यह सामाजिक अलगाव का सिद्धांत 26 साल के मार्क्स ने दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने के, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने के 4 साल पहले दिया उन्होंने। जब वो शादी के बाद हनीमून पर गए हुए थे जेनी के साथ, उस वक्त उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, जिसको बाद में उन्होंने बाकी के पूरे जीवन में जिसको उन्होंने डेवलप किया है। वो जो पांडुलिपि लिखी थी, उस पांडुलिपि में ही उन्होंने इस बात को सूत्रबद्ध किया था कि ये जो सोशल एलिनेशन होता है वो क्यों पैदा होता है। उन्होंने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि उनके ये जो मजदूर का जो सामाजिक अलगाव होता है, मेहनतकश जनता का जो सामाजिक अलगाव होता है, मजदूर जितना अधिक उत्पादन करता है उसके पास उसका उपभोग करने के लिए उतना ही कम रहता है। ये बात भगत सिंह ने दूसरे तरीके से सूत्रबद्ध की थी। वो जितना अधिक मूल्य पैदा करता है उसका उतना ही मूल्यहीन और वो उतना ही मूल्यहीन और महत्वहीन होता जाता है। अडानी बढ़ता जाता है, अंबानी बढ़ता जाता है, और जो असली हिंदुस्तानी है वो पैदल चल के घर के लिए चलता जाता है, महत्वहीन हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसका उत्पादन, उसके साथ त्रासदी है कि उसका उत्पादन जितना अधिक सुंदर और जितना अधिक सुगठित ऑर्गेनाइज्ड होता है, मजदूर उतना ही कुरूप और बेडौल बनता जाता है, उसकी जिंदगी उतनी ही बदरूप होती जाती है। उसकी बनाई हुई चीजें, ये मार्क्स बोल रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीजें जितनी अधिक सभ्य होती जाती हैं, जितनी अधिक रिफाइन होती जाती हैं, मजदूर उतना ही अधिक आत्ममुखी और उतना ही अधिक असहिष्णु और बर्बर होता जाता है। उसका श्रम, उसकी मेहनत जितनी अधिक शक्तिशाली होती जाती है, मजदूर उतना ही अधिक शक्तिहीन होता जाता है। उसका श्रम जितना अधिक कुशल होता जाता है, मजदूर उतना ही कम कुशल होता जाता है, और वो उतना ही अधिक प्रकृति का दास बनता जाता है। ये इस पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया में निहित है। उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मजदूर वर्ग का अलगाव, और इसको अंडरलाइन किया था 26 साल के मार्क्स ने 1844 में। और उन्होंने कहा था कि ये जो श्रम की प्रकृति है पूंजीवाद में, उस श्रम की प्रकृति में ही अलगाव है। वो अमीरों के लिए शानदार चीज पैदा करता है, लेकिन ये प्रक्रिया मजदूर के लिए अभाव पैदा करती है। वो महल पैदा करता है, लेकिन मजदूर के लिए केवल गंदी झोपड़ियां आती हैं। वो सुंदरता पैदा करता है, लेकिन मजदूर के हिस्से में केवल कुरूपता आती है। वो श्रम की जगह मशीनें लेकर आता है, और ऐसा करके वो मजदूरों के एक हिस्से को वापस उसी बर्बर किस्म के श्रम में धकेल देता है जहां से वो आया था, एक संगठित उद्योग में काम करने के लिए। वो मजदूर के एक हिस्से को मशीन बना देता है, दूसरे हिस्से को बेरोजगार बना देता है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। ये जो श्रम को पैदा करने की, पैदावार का जो तरीका है, जो पूंजीवाद में जो उसकी प्रकृति है, वो एक तरफ बुद्धिमत्ता पैदा करती है, लेकिन दूसरी तरफ मजदूर के लिए मूर्खता और मंदबुद्धि पैदा करती है। एजुकेशन पर होने वाले हमले और शिक्षा को बनाए जाने वाले निशाने को इसी संदर्भ में देखिए कि एलिनेशन की थ्योरी को पूरी कड़ाई के साथ लागू करने की कोशिश की जा रही है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि मजदूर के लिए श्रम पराया हो जाता है, उसके सहज स्वभाव का हिस्सा नहीं होता, वो मन से काम नहीं करता, वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। वो हमेशा नाखुश रहता है, खुद को नकारता है, अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का विकास नहीं करता, बल्कि अपने शरीर को गला डालता है, और इस तरीके से अपने दिमाग को भी नष्ट कर लेता है। ये अलगाव, ये सामाजिक अलगाव श्रम की प्रकृति में अंतर्निहित है। मजदूर तभी अपने आप को खुश महसूस करता है जब वो काम से बाहर होता है। जब वो काम नहीं करता तब उसे लगता है कि वो नॉर्मल है, क्योंकि उसका श्रम जो है वो स्वैच्छिक नहीं है, दबाव में लिया गया। और दबाव में जानवर काम नहीं करते तो मनुष्य कैसे काम करेगा। ये जो बेगानापन है उसका, ये बेगानापन है इस मजदूर की, इस श्रम की उस प्रकृति में
जिसमें वो जो निर्माण करता है उसमें उसका कोई योगदान या निर्णय नहीं है। वो जो पैदा करता है उस पर किसी दूसरे का अधिकार है, और ऐसा करते करते वो खो देता है। ये बिल्कुल भी जटिल बात नहीं मित्रों, नतीजा देख लीजिए अपनी आंखों से। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है 2018 की, उसने ये कहा है कि दुनिया में डिप्रेशन की बीमारी, मानसिक रोग या अवसाद की बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। पूरी दुनिया में जब भी संकट आता है, अभी मैंने पढ़ा अभी शाम को ही कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो तनाव वहां पर पैदा हो गया है, और जो ट्रंप ने बोल दिया है कि वो गिनती करने में तो बहुत दिन लगेंगे, इसलिए ज्यादा गिनती के चक्कर में नहीं पड़े, अगर परिणाम भी मेरे खिलाफ आएगा तो अभी मैं छोड़ूंगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट में मेरे लोग हैं वगैरह वगैरह। अभी की रिपोर्ट है, अभी शाम की ये रिपोर्ट है कि अमेरिका में बहुत तेजी के साथ लोग हथियार खरीद रहे हैं। अमेरिका में बंदूकों पर लाइसेंस नहीं है, तेजी के साथ लोग खरीद रहे हैं हथियार, क्योंकि उन्हें डर है कि 4 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि गृह युद्ध हो सकता है। आर्थिक संकट जो है, वो आर्थिक संकट इस तरीके की परिस्थितियां भी पैदा करता है जिन परिस्थितियों में लोगों के अंदर डिप्रेशन पैदा होता है, मानसिक अवसाद पैदा होता है। और WHO ने एक और खतरनाक बात कही थी कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक अवसाद के या डिप्रेशन के शिकार लोग भारत में रहते हैं। उसका क्या नतीजा निकलता है? उनने कहा लगभग 8.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं। संख्या ज्यादा भी हो सकती है। आप अगर खुश नहीं रह पा रहे हैं, आप अगर नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, इसका मतलब अवसाद है। हर मानसिक रोग का मतलब पागलपन नहीं होता, और पागलपन भी कोई असाध्य नहीं होता। लेकिन आप अपने एक मनुष्य के नाते अगर जीवन को, आप अगर अपने बच्चों से प्यार नहीं कर पा रहे, आप अगर पत्नी के साथ सामान्य बोलचाल नहीं कर पा रहे, आप अगर अपने जीवन के खाने का या रहने का सुख नहीं ले पा रहे, आप अगर अखबार नहीं पढ़ पा रहे, आप हमेशा बेचैनी में, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चे की फीस दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, उसकी वजह से जो आपकी नॉर्मल लाइफ पर असर पड़ता है वही तो डिप्रेशन है। पूंजीवाद वही तो देता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है आत्महत्याओं के रूप में। पिछली साल 2019 के साल में, और ये आत्महत्याएं मोदी जी के कार्यकाल में लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है या उनकी सरकार जिम्मेदार है, इस बहस में नहीं पड़ रहे। इसके लिए वो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जो अनिश्चितता और भयावहता को लोगों के दिमाग में पैदा करते हैं। पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की, जो ये जानते हैं कि उनके माँ बाप ने 10-10, 15-15 लाख रुपए का कर्जा लिया है। उनको कंपटीशन में, कट थ्रोट कंपटीशन है, उन्हें गला काट प्रतियोगिता में उन्हें सेलेक्ट होना ही पड़ेगा। और सेलेक्ट होने के बाद भी वहां पे उन इंस्टीट्यूशंस में जाने के बाद भी उन्हें मालूम है कि भविष्य पता नहीं क्या हो गया, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, बाहर से लोग लौट कर आ रहे हैं या उद्योग बंद हो रहे हैं, क्या होगा, मेरे परिवार के लोग किस तरीके से चुका पाएंगे, आत्महत्या कर रहे हैं। जो सबसे कीमती, बेशकीमती, इंटेलिजेंट, स्किल्ड नौजवान है, वो अगर आत्महत्या के लिए विवश हो रहा है, इसलिए समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। और यहां समथिंग इज रॉन्ग समवेयर नहीं है, यहां एवरीथिंग इज रॉन्ग एवरीवेयर। और वो है सोशल एलिनेशन, जो कौन सी बिल्डिंग है, एंटालिया जो भी है, जो मुकेश अंबानी को कोरोना के काल में 10वें नंबर से 6ठे नंबर और 4थे नंबर पे ले आती है, पहले नंबर पर भी पहुंच जाएगा, और लोगों की जिंदगी 14-15 करोड़ लोगों की बदहाल हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है। 2019 में हर रोज 381 हिंदुस्तानियों ने आत्महत्या की है, 381। कुल मिलाकर 1,39,123 लोगों ने अपनी जान दी है। यह है वो सोशल एलिनेशन का वास्तविक यथार्थ जो हम अपने जीवन में जी रहे हैं। जान देना रास्ता नहीं है। जान देनी है तो लड़ते लड़ते देंगे, लड़ाई रास्ता है। लेकिन वो विचार उनके पास तक नहीं पहुंच पाता, वो आत्मविश्वास उनमें नहीं आ पाता, वो समझदारी उनके पास नहीं पहुंच पाती, तो निराशा में आके आत्महत्या हो जाती है।
और इस अलगाव को बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी तंत्र को झोंक देता है वो शासक वर्ग, उनका मीडिया, उनका टीवी चैनल, उनकी फिल्में, उनके द्वारा सम्मानित किए जाने वाले तथाकथित उपन्यास और कहानियां, उनके द्वारा प्रचारित किए जाने वाले ढोंगी बाबा, साधु, पंडे, मौलवी, वो भी उसी तरीके के संदेश को लेकर जाते हैं और एक हताशा को पैदा करते हैं। क्या इसका कोई रास्ता है? केवल एक रास्ता है, समाजवाद और उसका विचार मार्क्सवाद ही इस अलगाव के आधार को खत्म कर सकता है। श्रम किसी दूसरे के मुनाफे की तिजोरियों को भरने के लिए नहीं किया जाता, अपने लिए, समाज के लिए, मनुष्यता के लिए किया जाता है। तकनीक का इस्तेमाल भी मनुष्य को लाभ देने के लिए होता है, जो सोवियत यूनियन ने साबित किया, चाइना और क्यूबा में साबित किया। वहां जब नई टेक्नोलॉजी खोज ली गई तो उसके लिए मजदूरों की छटनी नहीं हुई, मजदूरों की कमी नहीं हुई। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चला करती थी, 6-6 घंटे की 4 शिफ्ट करती। सप्ताह में 6 दिन काम हुआ करता था, 5 दिन काम कर दिया। मनुष्य को मनुष्य के नाते जीवन जीने का अवसर दिया। इस तरीके के उपाय उठाए गए जो दुनिया भर में बाकी सरकारों को उठाने पड़े। ये जो एलटीसी वाली समझदारी थी जो हमारे यहाँ 3 साल में एक बार कुछ लोगों को दी जाती है, उन्होंने अनिवार्य की थी कि साल भर में काम करने के बाद 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी घूमने के लिए, किसी ऐसे स्थान पर जाकर रिलैक्स करने के लिए जहां वो पढ़ सके, जहां वो लिख सके, जहां वो अपने परिवार के साथ अपने जीवन को बिना किसी काम के तनाव के जी सके, रेजुमिनेट कर सके, अपने आप को ताजा कर सके। जहां इस बात को सुनिश्चित किया जाता था कि दुनिया के सबसे बेहतरीन से भी जो साहित्य है वो उसकी भाषा में सस्ती कीमत पर मिले, ताकि वो पढ़ सके, अपने आप को अपडेट कर सके। जहां पर उसके जीवन की सुरक्षा हुआ करती थी, जहां उसे मकान में रहने का तनाव नहीं था, जहां उसे अपने बुजुर्ग माता पिता की देखरेख के लिए कोई तनाव नहीं था, जनता की जिम्मेदारी थी, राज की जिम्मेदारी थी, जहां उसको बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं थी, वहां वो मनुष्य था। अब सुबह से लेकर शाम की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सुबह नलके में पानी आएगा कि नहीं आएगा, परसों मेरी बेटी को जाना है, वो स्कूल जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, इन छोटी छोटी चिंताओं की वजह से मनुष्य चकरघिन्नी बना हुआ है। समाजवाद ने इस सारे चकरघिन्नी पट को हटा दिया। कैसे? बिल्कुल आखिरी बात, कैसे मुमकिन होगा? बहुत सिंपल। मैक्सिम गोर्की का एक उपन्यास है, सबसे पॉपुलर उपन्यास है, और मेरे ख्याल से जो भी थोड़ा बहुत साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं उन्होंने उस उपन्यास को पढ़ा हुआ। मां उसमें से गुजरी है। मां का बेटा है पावेल ब्लासो, कारखाने में काम करने वाला मजदूर। मां जो अनपढ़ है वो उसमें क्लासिक चेंज नोट करती है। क्या क्या परिवर्तन नोट करती है? वो साफ रहने लगा, कपड़े फटे हुए हैं उसके जैसे भी हैं, लेकिन अब वो गंदे कपड़े पहन के नहीं जाता, कपड़ों को धोता है। जीवन के प्रति उसमें रुचि पैदा हुई, वो खुश रहने लगा। वो शाम के वक्त ड्यूटी से थका हारा लौटने के बाद या छुट्टी के वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराब नहीं पीता, ड्यूटी से लौटकर अपने 4-5 दोस्तों को लेकर ऊपर के कमरे में या कमरे के कोने में बैठकर किताब पढ़ता है। वो मां से नहीं लड़ता, वो पड़ोसियों के साथ जिनसे भिड़ा करता था उनसे नहीं भिड़ता, वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर अपने और उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। ये छोटा सा परिवर्तन मां नोट करती है पावेल ब्लासोव में हुए उस बड़े परिवर्तन से, जिसने उसे एक मजदूर से एक क्रांतिकारी एक्टिविस्ट में तब्दील कर दिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वो विचार देता है जो विचार नए तरीके के मनुष्य करता है।
उसमें आत्मविश्वास पैदा हो, वो लड़ेगा। उससे मालूम है कि मालिक लोग कोई रहम करने वाले नहीं है और मुकाबला कोई आसान नहीं होगा, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है, संतोषी माता का व्रत नहीं है, लेकिन उसमें ये विश्वास है कि नहीं, रास्ता तो मिल गया उसको। अब रास्ता मिल गया तो रास्ते तक उससे जाना है। ठीक यही आसान सा काम है जिससे इस अवसाद को दूर किया जा सकता है जो इस देश में, दुनिया में है, जिससे उस अंधेरी समझी जाने वाली सुरंग को पार किया जा सकता है जो इस वक्त लगता है कि कभी पूरी नहीं होगी, बाहर नहीं होगी। और वो काम है पढ़ना और लड़ना, जानना, और उस जाने हुए के आधार को अमल में लाते हुए लोगों को इस बात में हौसला पैदा करना कि नहीं, अमावस परमानेंट नहीं रहेगी। ये नकली अमावस तो बिल्कुल परमानेंट नहीं रहने वाली, इसको बदला जा सकता। ये विश्वास पैदा करना कि ये पृथ्वी, ये देश, ये दुनिया हमारी है, कुछ राज करने वाले लोगों की नहीं है। इतना जरा सा काम, बढ़ना और लड़ना, यही ट्रांसफॉर्म कर देता है अगर पावेल ब्लासोव को, यही ट्रांसफॉर्म कर देता है अगर भगत सिंह को, यही ट्रांसफॉर्म कर देता है अगर अंडमान निकोबार की जेल में 12-12 घंटे उन्होंने पत्थर तोड़ने पड़ते थे और चक्की पर वो अनाज पीसना पड़ता था, और कितनी यातनाक रहती। हमें ये संयोग से ये अवसर मिला कि हम अंडमान की जेल देख के आए। उसमें से निकलकर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ कि नहीं, दुनिया तो हमारी है, इसको हम लोग बदलेंगे। और ठीक यही डर है जो शासक वर्गों को रहता है, इसलिए वो लड़ाई नहीं लड़ने देंगे, पढ़ाई नहीं करने देंगे, संगठित नहीं होने देंगे, अपनी भीड़ बना के, अपना जमूरा बना के रखेंगे ताकि उनका धतूरा चलता रहे। समाजवादी क्रांति ने बाद में कुछ लोगों की नालायकियों की वजह से या कुछ चीज़ों को गलत तरीके से समझे जाने या व्याख्यात किए जाने की वजह से, भले ही वो उस देश में आज एक शासन प्रणाली के रूप में नहीं रही हो, लेकिन समाजवादी समाज ने 103 साल पहले हुई समाजवादी क्रांति ने इस बात को साबित किया है कि दुनिया बदली जा सकती है और दुनिया बदलकर एक नई मनुष्यता का निर्माण किया जा सकता है। मैंने कुछ कहानियाँ आपके बीच में रखी हैं, ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं, उन्हें पढ़िए, लड़िए। इस समाज को बदलना ही, समाजवाद को कायम करना ही इस पूरी पृथ्वी का भविष्य है। वो कितने चरणों में किया जाएगा, जैसे भी होगा, लेकिन वो किए बिना, हाथ पांव चलाए बिना, लोगों को संगठित किए बिना नहीं किया जा सकता। एक बार फिर मैं अपने उस्ताद शायर और एसएफआई के ज़माने में हमें ट्रेनिंग देने वाले वकार सिद्दीकी साहब के उस शेर को आपके बीच में दोहराना चाहता हूँ। जो शेर दरअसल इस पूरे रास्ते पर पहुँचने की एक तरीके से मंत्र देता है, और वो शेर ये है कि वो दौर इंकलाब की आमद के मुंतज़िर, क्रांति के आने की चाहत रखने वालों, वो दौर इंकलाब की आमद के मुंतज़िर, सोचे से इनकलाब तो लाया न जाएगा, करके ही लाया जाएगा। और करने का तरीका वही है जो मैं आपके बीच में रखा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल से रोज रात को 8 बजे 8 नवंबर तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे, इसी तरीके से अलग अलग आयामों पे बातचीत करते हुए। मेरा लोक जतन की ओर से आपसे आग्रह है कि आइए जानने और समझने के इस अवसर का हम लोग इस्तेमाल करें और इस लोक जतन की नवंबर क्रांति की 103वीं सालगिरह पर चलने वाली व्याख्यान माला को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।